क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप 100 में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है प्रेम सागर के रचनाकार है। राधा कृष्णदास हैं, सदा सुखलाल हैं, राम प्रसाद निरंजनी हैं, लल्लू लाल हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है प्रेमचंद का उपन्यास है। तितली है, कंकाल है, गोदान है, त्यागपत्र है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तितली उपन्यास है किसका? जयशंकर प्रसाद का। और कंकाल उपन्यास भी जयशंकर प्रसाद का है। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। प्रश्न नंबर 1 का है पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है। आत्मकथा है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है। तो पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है, ये यात्रा वृत्तांत है मेरे प्यारे बच्चों। और किसका यात्रा वृत्तांत है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। इसके बाद अगला प्रश्न है 1 का कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, गुलाब राय हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, राधा चरण गोस्वामी हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं। इसके बाद 2 का नंबर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। वैदेही वनवास, यशोधरा, लहर, गुंजन। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर प्रश्न नंबर 2 का है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रेणुका पर, राजवंती पर, उर्वशी पर, सामधेनी पर। तो ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं और रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। ठीक है, तीसरा है 1962 और चौथा है 1979। तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन हो जाएगा 1959। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नई कविता के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। तो मेरे प्यारे बच्चों, नई कविता के कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं और जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? तो 1868 से 1900 तक, 1900 से 1938 तक, 1900 से 1922 तक, 1938 से 1943 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 से 1922 तक। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे कितने प्रश्न होते हैं? 5, 2-2 अंक के। कुल मिलाकर के गद्यांश 10 अंक का होता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। नश्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेजा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई, मैं सोचता रहा मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगड़ पर कितनी अजय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नश्तर तेज था, ये खूब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो नश्तर से याद रखना है कि ये रॉबर्ट नर्सिंग होम में से लिया गया है और इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक है, नश्तर शब्द याद रखना है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम।
तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मनुष्य ने मनुष्य के बीच किस प्रकार की दीवारें खड़ी की हैं? तो मनुष्य ने मनुष्य के बीच भेदभाव की दीवारें खड़ी की हैं। जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए, उसका शब्द होता है अजय। जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होता है अजय। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत दिया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मानव की भेदभावना की ओर संकेत किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के और फिर यहाँ तक, इसकी करना है आपको व्याख्या। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेखक ने मदर टेरेसा से पूछा कि आप फ्रांस की हैं और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड आपके शत्रु देश जर्मनी की, फिर भी आप उससे प्यार करती हैं। उत्तर में मदर टेरेसा ने कहा कि हम दोनों ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों एक हैं। उनके यह उत्तर देकर जाने के बाद लेखक ने सोचा कि स्वार्थपरायण मनुष्य ने ही मनुष्य को पारस्परिक रूप से लड़ने के लिए भेदभाव की अनगिनत दीवारें खड़ी कर दी हैं, अन्यथा ईश्वर ने तो सबको समान ही बनाया है। अथवा करके 2 दिया हुआ है, आपको 1 करना है मेरे प्यारे बच्चों। फिर अथवा वाला भी देख लेते हैं। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। देखिए जहाँ पर हो नए शब्द, नए मुहावरे, ठीक है, भाषा शब्द आ जाए, ठीक है, भाषा की बात हो तो समझ जाना है कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जहाँ पर भाषा शब्द आ जाए और भाषा की बात हो तो समझ जाइएगा कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता? तो अभी पढ़ा था आपने, आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात बताई है? तो उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने भाषा को आधुनिक बनाने के उपाय बताए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन चीज़ों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है? तो नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है यहाँ पर? जिसकी खींची हुई है रेखा, देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी करना है आपको व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं। किसी भाषा में आधुनिकता का समावेशी तभी हो सकता है जब उसमें नए नए जन प्रचलित शब्दों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों को समाहित कर लिया जाए। इन बातों के समावेश से भाषा व्यवहारिक हो जाती है। ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। रोकहि जो तो अमंगल होए, वो प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। नायिका का प्रियतम नायक परदेश जा रहा है, इसलिए नायिका कहती है कि मैं यदि अपने प्रियतम को परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल हो जाएगा, क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता है कि जाने के समय यदि रोक टोक होती है तो अमंगल हो ही जाता है। वो प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। यदि मैं अपने प्रियतम से यह कह दूँ कि प्रियतम आप चले जाइए तो प्रेम का अंत होता है। जो कहे जाओ ना, यदि मैं आपसे यह कह दूँ कि मत जाइए तो प्रभुता जो कुछ, तो यह एक आदेश के समान होगा। जो कुछ ना कहें तो सने सुनाइए। यदि मैं उनसे आपसे कुछ भी ना कहूँ तो प्रेम का अंत होता है। जो हरिश्चंद्र कहें तुमरे बिन जिहे ना, तो यह क्यों पतियाइए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं, नायिका कहती है कि यदि मैं आपसे यह कह दूँ मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती तो भला आपको कैसे विश्वास होगा। तासो पयान समय तुमरे हम का कहें आप ही हमें समझाइए। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि फिर नायिका कहती है कि हे मेरे प्यारे प्रियतम, आप ही हमें समझा कर बताइए कि मैं आपके प्रदेश जाने के समय मैं आपसे क्या कहूँ। तो ये प्रेम माधुरी से लिया गया है। लेखक का नाम नहीं, कवि का नाम है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की किस मनोदशा का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में प्रियतम के यात्रा पर जाते समय नायिका के अनिर्वाचनीय दशा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में नायिका द्वारा जगत के किस रीत का वर्णन किया गया है। तो उपयुक्त पद्यांश में नायिका द्वारा जाते हुए किसी को पीछे से ना टोकने से संबंधित जगत की रीत का वर्णन किया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता ही दिया। फिर अथवा वाला है, इसको भी देख लेते हैं। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। केकई कहती है कि हे मेरे शरीर के अंदर स्थित मन, अब तू इसी मन के अंदर चल।
ये वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे, क्या वे ईर्ष्या के भाव केवल मुझ में ही जागे थे? पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या ज्वलित भाव ही मेरे मन में थे? क्या शेष बचा कुछ ना और जन्मे, क्या मेरे अंदर कोई और शेष भाव नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, क्या वात्सल मात्र का कोई मूल्य नहीं है? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, के कहते कि पर, किंतु आज मेरा वत्स भी पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, कहते हैं कि मुझ पर तीनों लोक भले ही थूके, जो कहे जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसको जो कहना वो कहे कोई ना चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, किंतु मुझसे भरत का माता का पद ना छीने। रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे, हे राम दुहाई मैं और तुझसे क्या विनती करूं। फिर अगला प्रश्न है, तो ये केकेयी का अनुताप से लिया गया है। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। पूर्व पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता ही दिया है आपको। फिर तीसरा प्रश्न है, अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय है कि जो माता अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो, किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे। केकेयी कहती है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। फिर इस पद्यांश में कौन सा रस है, तो इसमें शांत रस है। इसके बाद अगला प्रश्न है, थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके का भाव स्पष्ट कीजिए। तो केकेयी अपने कृत पर पश्चाताप करते हुए कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ आए वह कहे और मेरा तिरस्कार करे, किंतु मेरी माता का पद तिरस्कृत ना करे। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, हरिशंकर प्रसाई का, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं वहाँ से। फिर नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए। 80 शब्द में 5 अंक का। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, अथवा कहानी तत्वों के आधार पर कर्मनाशा की हर अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। तो इसका जल्द ही वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 7वां नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में 5 अंक का है। तो ये जो है अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है, तो इसको तैयार करेंगे। फिर है खंड खा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने अंक का है? 7 अंक का है। ठीक है, तो चलिए इसका अनुवाद देख लेते हैं। बौद्ध ये इमे सिद्धांता व्यक्तिगत जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। परमाद इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग करणान विश्व बंधुत्व विश्व शांति चा साधनमस्त। किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के आपस की मित्रता के सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई। यतो ही वपि देशो बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, क्योंकि ये दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता, आज के संसार में पंचशील सिद्धांत को नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। ठीक है, आज के संसार ने, आज आधुनिक जगत मतलब आधुनिक संसार ने पंचशील सिद्धांतों का नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। तो ये पंचशील सिद्धांता से लिया गया है। इसको आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अथवा वाला दिया है, इसको देख लेते हैं। यथोप कर्णवातम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जिस प्रकार एक साधन संपन्न धनिक का जीवन होता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतस्य तु नासस्त वित्तेन इति, यानी धन अमृता प्राप्त का साधन नहीं है। सा मैत्री वाच, उस मैत्री ने कहा, एनाह नामृतम स्वयाम किमह तेन कुर्याम। जिससे मैं अमर ना हो सकूंगी उसे मैं लेकर क्या करूंगी। यदेव भगवान केवल अमृत साधनम जाना तदेव मैं ब्रूहि। हे भगवान, यदि आप केवल अमृतता का साधन जानते हो तो उसे हमें बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया ना सती तुम प्रिय भाष्य। प्रिय तुम पहले भी मेरी प्रिय रही हो और अब भी मेरी प्रिय, अब भी प्रिय अर्थात अच्छी लगने वाली बातें कर रही हो। यही उपविश्य, आओ बैठो। व्याख्याम ते अमृत साधनम, मैं तुमसे अमृता प्राप्त के साधन की व्याख्या करता हूँ। ऐसे संदर्भ लिख देना है आपको। ठीक है, इसके बाद है खा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी 7 अंक का होता है। प्रीणात यह सुचरते पितरम सा पुत्रो। ठीक है, या माने जो,
पितरम माने पिता को, सुचरित्र माने अच्छे आचरण से, प्रीणात माने प्रसन्न करे, सा पुत्र वैसा पुत्र यानी वह पुत्र जो अपने पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करे वह पुत्र। यद भर्तृयो हिमत इच्छति तत् कलनम, जो अपने पति का ही हित चाहती हो ऐसी स्त्री। तत्र मित्र आपद सुखे चा समक्रिया यद, जो सुख और दुख में समान भाव से रहता हो ऐसा मित्र। इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। ये सुभाषित रत्नांश से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अथो वाला भी है। आया लाजेनुच्चे पथि वचनम आकर्ण ग्रहणी, यानी घर के बाहर खील बेचने वाले के द्वारा ऊंचे स्वर में खील लो के शब्दों को जैसे ही मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने सुना, अपने बच्चों के कानों को संभाल कर अच्छी तरह से बंद कर लिया और मुझ दरिद्र पर आंसुओं भरी नजर डाली। वह बात मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ गई, उसे निकालने में आप ही सक्षम है। भोजस्वदार्यम से लिया गया है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है, तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर देना रहता है आपको। ठीक है, प्रश्नोत्तर आपको याद करना है, 2 अंक मिलेंगे। फिर 10 का क, ख और का है रस अलंकार छंद से। ठीक है, तो इसका जल्द वीडियो आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट रस अलंकार छंद का। फिर 11 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर साहित्य और समाज, जनसंख्या वृद्धि कारण एवं निवारण, भारत में आतंकवाद, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो इसका भी वीडियो बहुत ही जल्द देने वाले हैं आपको। फिर 12 का पहला है नैनम का संधि विच्छेद, तो ने प्लस अनम होता है। कलाविव का संधि विच्छेद कलो प्लस यू होता है, कलो प्लस यू होता है। ठीक है, इसके बाद है वृद्ध का संधि विच्छेद, तो वृद्ध का संधि विच्छेद होता है वृद्ध प्लस धा। ठीक है, आपका दा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिनम में समास है मेरे प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास है, चक्रवाण में बहुव्रीहि समास है, अनुदिनम में अव्ययीभाव समास है। फिर 13 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। किसी व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। श्रीमान, धीमान में क्या है? धी धातु है मेरे प्यारे बच्चों, धी धातु है प्लस मतु प्रत्यय है, ध्यान रखना है। पठनियम में पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है। धनवती में धन शब्द है और मतु प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो विद्यावती में क्या है? विद्यावती, तो विद्यावती में मतु प्रत्यय है। श्रीमती में मतुप है, लघुता में तल प्रत्यय है। इसके बाद खा नंबर प्रश्न है। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का होता है। आकाशीय छात्रे समम स्नात, तो समम दिया है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों कौन सी विभक्ति है? इसमें है तृतीया विभक्ति है। रामेण शाह, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। मातु हृदया कन्या प्रतु स्निग्ध भवत, इसमें मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।